तमाशतर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और हमारे साथ जो परमानेंट बने हुए अभ्यर्थी हैं नंदनी सिंह, सरिस्मिता विश्वकर्मा, धर्मवीर सिंह, निधि सिंह, यमडी, बीपी सिंह, मुकेश नायक और सुभाष सिंह, वंदना विश्वकर्मा, राजेश कुमार, ओम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अन्य साथियों को वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे कि वो सभी भी हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पहला और दूसरा प्रश्न जो मिलेगा ये आपका पद्यांश से मिलेगा। पद्यांश आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और जो भी प्रश्नों के आंसर आप लोग को आए वो कमेंट बॉक्स में उसको लिखते चलना है। चलिए यहाँ से पढ़ना है आप लोग को। बरस पड़े विंध्वस पिंड सौ सौ यानों से, यहाँ से पढ़िए। और युग युग का श्रम साध्य साधना फल वह नर का मिला। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। तो अच्छे से पढ़िए। आप लोग को समय दिया जा रहा है, 20 सेकंड का समय मिलेगा। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ और प्रश्न आपका पहला स्क्रीन पर ही है। इसमें पूछा गया है 100 यानों के विध्वंसात्मक पिंडों का परिणाम यह हुआ कि कान बहरे हो गए, सर्वांगीण विनाश हो गया, जान माल की हानि हो गई या फिर मानव महाविनाश हुआ है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सही से बताइए, क्योंकि आप लोग पद्यांश को पढ़े हैं, मैंने भी पढ़ा है, मैंने आप लोग से पहले ही पढ़ रखा है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, कान बहरे हो गए। क्या ऑप्शन ए, कान बहरे हो गए, बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है विध्वंस का परिणाम किस रूप में, यानी कि निम्नलिखित में से किस रूप में देखने को मिला है। तो सी, देव दानव संघर्ष के रूप में। सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है, ये ग्रामर से यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं ये बताना है आपको। चलिए कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। और यहाँ पे सर्वनामों के प्रकार के साथ साथ आपको बताएंगे कि कौन कौन से सर्वनाम हैं, वो भी जिनकी संख्या है। तो यहाँ पे 11 सर्वनाम आपके हिंदी में जो है कुल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर नोटबुक पेन साथ में लिए बैठे हैं तो बिल्कुल इसको नोट कर लें, और नहीं लिए हैं तो लेकर बैठिए और नोट कर लीजिएगा। नहीं नोट करेंगे तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। पहला, मैं, तू, वह, मतलब ये सभी जो है क्रम से लिखते चलिए। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, आदि सभी कितने हैं? 11 हैं। और भी हैं। तो यहाँ पे 11 मैंने बता दिया है, माफ कीजिए, मैंने 11 जो बताया यही इतने जो हैं सर्वनाम हैं हिंदी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और चौथा पांचवा प्रश्न जो है ये आपका वाक्य के प्रकारों में कौन सा सही है ये बताना है। जैसे मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज्ञानार्जन करूं, यह कैसा वाक्य है ये बताना है। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। चौथे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे मिश्र वाक्य है। मेरे जीवन का उद्देश्य है, ये एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद कि मैं ज्ञानार्जन करूं, ये दूसरा सेंटेंस में मिश्रित किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक तो है, लाघव है, उपदेशक और विवरण। आप लोग बताइए इसमें कौन सा चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, उपदेशक जो होता है ये कोई जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता है, बट निर्देशक जो होता है उसका चिन्ह इस प्रकार से लगता है। उसी के बाद लाघव की बात करते हैं। जैसे डॉक्टर लिखना होगा तो यहाँ पे जो इस प्रकार से बिंदी रखी जाती है, या डॉट भी रख सकते हैं, कहीं कहीं मिलता होगा आप लोग को, तो उसको लाघव कहा जाता है। यानी बड़ी चीज़ को छोटी करके लिखना लाघव कहलाता है, लाघव का चिन्ह। और वहीं विवरण का चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक, तो बट यहाँ पे उपदेशक का कोई चिन्ह नहीं होता है, विराम चिन्ह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? चलिए बताइए, अब पढ़कर क्या होगा, इसमें क्रिया बताना है। तो इसमें क्रिया सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जातिवाचक क्रिया है। एक मिनट, हाँ, पूर्वकालिक क्रिया है। ये मैंने सी जातिवाचक जो है 7वें क्वेश्चन पे मारा था। सी पूर्वकालिक क्रिया किस जो है इसमें ऑप्शन सही होगा। अब पढ़कर क्या होगा। इसी के साथ अगला, कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है?
ये कुशलता शब्द जो है ये इसमें किस प्रकार की, या इसमें ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतना काम किसने किया? तो इतना काम किसने किया है, इसमें इतना जो आया है, ये शब्द इतना जो आया है, ये कौन सा विशेषण है? इसमें गुण बोधक है या फिर तुलनात्मक है, संख्या बोधक है या सार्वनामिक विशेषण है? तो यहाँ तो अनिश्चित जो है अनिश्चित तो है ही, साथ साथ इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका सही होगा, तुलना किया गया है। क्या? तुलनात्मक जो है विशेषण है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इस प्रश्न का। और उसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण कौन सा है? सभी को पता है, अस्पष्ट संघर्षी व्यंजन, जो संघर्षी व्यंजन होते हैं उनका पंचमा अक्षर जो होता है वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है। कौन सा कहलाता है? अनुनासिक वर्ण। ऑप्शन सी बिल्कुल मा हो जाएगा। जैसे पा, फा, बा, भा, मा, तो ये पंचमा अक्षर ही है। चाहे का, खा, गा, घा, घ, अंगा जो होता है, ये किनारे की लाइन यानी पंचमा अक्षर जो वर्ण जो होते हैं वो सभी अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। क्लियर करिएगा आप लोग। इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। और स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे हरकत, यानी बी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये हरकत जो है की जाती है, किया जाता नहीं है, की जाती है। तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग अपने आप में बता रहा है। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में चलेंगे। और नेक्स्ट है, ग्रंथि का तद्भव शब्द कौन सा है? ग्रंथि का तद्भव शब्द गांठ होता है। क्या होता है? गांठ। ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट, समाचार में उपसर्ग कौन सा है? क्वेश्चन ये भी अच्छा है। यहाँ पे सम प्लस आ लगा है, दो उपसर्ग लगे हुए हैं, सम और आ लगा है चार में। क्लियर? तो सम प्लस आ लगाकर समाचार बन गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। और इसमें जो मूल शब्द है वो चार है। क्या है? चार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मुझसे पत्र लिखा गया। भाववाचक का उदाहरण बताना है। वैसे आप लोग को दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगी, यहाँ पे बी और डी ऑप्शन में। मुझसे पत्र लिखा गया और मुझसे गाया नहीं जाता। भाववाच्य में इस दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन क्लियर करके आप लोग को बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 13वें का। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे क्या होगा? गाया नहीं जाता। ये अपनी जो है भाव को प्रकट कर रहा है। और यहाँ पे मुझसे पत्र लिखा गया, यानी कि जो है इसमें ये नहीं होगा। कुल मिला के ये जान लीजिए कि बी बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे आमरण में जो समास है वो कौन सा है? 14वें का ऑप्शन बताइए आप लोग। आमरण में जो समास बनेगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल, यानी अव्ययी भाव समास बन जाएगा। मरण में आ जुड़ गया है। और हमेशा याद रखिएगा, अनुसार, आ, प्रति, ये सभी जहाँ फिर लग जाते हैं, या रातों रात, एकाएक, दिनों दिनों, ये सभी क्या होते हैं? अव्ययी भाव के जो है समास हो जाते हैं। ठीक, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न में चलेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो इसमें जो है संभवतः जो भी ऑप्शन है कौन सा है? अलंकार पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पे विप्सा अलंकार होगा। ये अलंकार का रूप है, प्रकार है। ए बिल्कुल सही ऑप्शन, विप्सा। इसी के साथ अगला है, जिसका पति आज्ञाकारी हो उसके लिए एक शब्द। तो यहाँ पे स्वाधीन पथिका कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वाधीन पथिका। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और यहीं पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा आगमिष्यते पथिका। ये जो है इसका तात्पर्य है कि जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द इसके बारे में बताएंगे। और वहीं पे वास का सज्जा जो लिखा है ये सी ऑप्शन में
वसक सज्जा, तो इसका तात्पर्य है कि शयन कक्ष को जो व्यवस्थित कर प्रेमी की प्रतीक्षा में सज धज कर बैठी नायिका होती है उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो तीनों को आप लोग बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है तिमिर का विलोम शब्द बताना है। तो तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधकार का विलोम शब्द सभी को पता है प्रकाश होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल प्रकाश सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिकै करुणा निधि रोए, इसमें कौन सा रस है? वियोग रस है, रौद्र रस है, करुण रस है, शांत रस है। तो वियोग की बात ही नहीं होगी। वियोग की बात क्यों नहीं होगी? क्योंकि देख रहे हों तो पास ही में हैं, तो वियोग नहीं होगा। वियोग कब होता है? जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे के दूर होते हैं या कुछ भी कह सकते हैं अलग होते हैं, वहाँ पे जो है वियोग होता है। तो यहाँ पे रौद्र शांत तो होगा नहीं, तो यहाँ पे करुण रस हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और उसी के साथ अगला प्रश्न है मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती एक रचना है, ये किसकी है? कुतुबन की है, मंझन की है, जायसी है या फिर मुल्ला दाऊद? यहाँ पे 19 नंबर का भी बिल्कुल मंझन की ये जो है रचना है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कुतुबन की रचना की बात करते हैं, अक्सर पूछा जाता है, तो मृगवती जो है ये इनकी रचना है। वहीं पे मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख जो ग्रंथ है वो पद्मावत है, और मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। ये चारों प्रमुख हैं, जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनकी रचनाओं के बारे में मैंने बताया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, और ये कविता जो कही गई है किस कवि ने कहा है ये पंक्ति को? अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। तो चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? इसका पूरा पंक्ति अगर लिखा होता संभवतः आप लोग जान गए होते, क्योंकि उसमें नाम भी छिपा होता। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मालूका कह गए सबके दाता राम। तो यहाँ पे मालूक दास, यहाँ पे दास मालूका कह गए, तो कहावत के द्वारा जो कही गई है वो कहा जाता तो आप लोग पकड़ लेते, बट यहाँ पे मालूक दास के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये पूरा पंक्ति जो है इस प्रकार से होना चाहिए था, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मालूका कह गए सबके दाता राम। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, और अगला पोर्शन आपका इंग्लिश से लिया गया है। यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पे आप लोग को बताना है ये पोएट्री है। पोएट्री को अच्छी तरह से पढ़ेंगे यहाँ से लेकर के। एक मिनट, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे तरह से दिख रहा होगा। तो पढ़िए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलिए 20 सेकंड का समय, 25 सेकंड का समय, 30 सेकंड का लगभग आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा आपका 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है गया गिव द सुटेबल टाइटल टू द पोएम, यानी कविता का जो टाइटल है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा। द लॉस्ट लव, और सी ड्वेल्ट एमंग द अल्ट्रोडेन वेज। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, और अगले प्रश्न में आपको सुटेबल कंजक्शन को फिल करना है। कौन सा कंजक्शन सही होगा जो खाली स्थानों पे भरा जाएगा? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल इन ऑर्डर द सो डैट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, 23 नंबर का प्रश्न है। इसमें इज मिस किटी इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें ये जो मिस किटी लिखा हुआ है ये पार्ट जो है ये सब्जेक्ट का पार्ट है या जो है प्रेडिकेट का पार्ट है, ये बताना है। 23 नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये सब्जेक्ट का पार्ट है। क्या है? ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें एक शब्द लिखा गया है थ्रो। तो इसमें जो थ्रो लिखा गया है शब्द ये क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब या वर्ब होगा। ये सेंटेंस में लिखा गया है, ये देखिए शब्द यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये एडजेक्टिव का पार्ट है। ए बी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न में आपको आर्टिकल के रूप में सही ऑप्शन को चूज करना है।
25 का। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ए एम में भरा जाएगा, माफ कीजिए ए बी ए, और यहाँ पर भी ए होगा और यहाँ पर एन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, कंप्रीहेंशन से लिया गया है। कंप्रीहेंशन अच्छे से पढ़िए। चलिए यहाँ से पढ़ना है। द लास्ट 5 ईयर हैव सीन द एडवेंट ऑफ द डिजिटल इकोनॉमिक्स वेयर टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग द ड्राइविंग फोर्स with information being the drive of value and wealth creation. Information technology is becoming the key of success in the growing numbers in industries. In the digital economy, the power of innovation and ideas have gained दापर एंड और डायरेक्ट एक्सेस टू कैपिटल। तो यहाँ तक मैंने पढ़ ही दिया पूरा, आप लोग भी संभवतः देखे होंगे, पढ़ ही रहेंगे साथ साथ। चलिए बताते हैं, एंटोनियम बताना है। एडवेंट का एंटोनियम क्या होगा? 26 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे डिपार्चर बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। एडवेंचर का जो विलोम शब्द यानी एंटोनियम है वो डिपार्चर होगा। अगला प्रश्न है राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। डार्क का फेमिनिन वर्ड बताना है। तो 27 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे डक हो जाएगा, ड्रैग का डक। नेक्स्ट प्रश्न सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सिनोनिम्स, यहाँ पे इसको कंप्लीट करिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा? तो 28 का बी ऑप्शन यहाँ पे टू भर दिया जाएगा, टू इविल, सिनोनिम टू इविल। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है पसिव वॉइस से है और इसमें आपको सेंटेंस को पसिव वॉइस में चेंज करना है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। द लॉक वॉज फाउंड बाई अस ब्रोकन लास्ट नाइट। इसी के साथ अगला प्रश्न है 30 नंबर का और 30 नंबर में नरेशन चेंज करना है। सी सेड कामा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू बी अफेयर्ड ऑफ घोस्ट। तो इसको जब नरेशन इसको आप चेंज करेंगे यानी इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पे जो बन जाएगा वो ऑप्शन बनेगा आपका सी सेड। देखिए इसे इस प्रकार से बनेगा, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर जो है हट जाएगा इसको और वहाँ पे दैट जोड़ देंगे। व्हेन सी वाज ए चाइल्ड सी यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे आपका बनेगा। चलिए अगले पोर्शन पे बढ़ेंगे और अगला पोर्शन आपका संस्कृत का है। संस्कृत केवल ऑप्शन को बताएंगे, 10 प्रश्न इसमें है और आप लोग देखिएगा कितने प्रश्न आपके इसमें सही बन रहे हैं। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये पंक्ति जो ली गई है ये आपका नीति जो है शतक से लिया गया है। अगला प्रश्न है गात्रम का पर्यायवाची यानी पर्यायवाचक शब्द कौन सा है? 32 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे शरीरम से लिया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं ह्रस्व आ जो शब्द है माफ कीजिए, ये ह्रस्व स्वर की बात कर रहा है। तो ये आ जो वर्ण है ये स्वर जो है ये किस प्रयत्न के अंतर्गत आता है? देखिए क्वेश्चन को जब टप बनाना होता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन को टप बना दिया जाता है। यहाँ पे आपको स्वर बता दिया गया है। हर जो है आ जो है ह्रस्व स्वर तो है ही, लेकिन ये किस प्रयत्न के अंतर्गत आता है ये पूछा गया है। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा बट यहाँ पे भी बिल्कुल यहाँ पे अभ्यंतर समृद्ध है। यह जब आप लोग अच्छी तरह से डिटेल में पढ़े रहेंगे पूरी जानकारी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट यहाँ से ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग बिल्कुल फंस जाएंगे। ठीक, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग समृद्ध, विवृत, अभ्यंतर या जो है अर्धविवृत ये सभी अच्छी तरह से वर्णों को इनको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और इसमें एक जी ये धातु लिखा है, इसमें धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जी का जय हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथक होने के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ? पृथक होने का तात्पर्य अलग होना है। तो यहाँ पे इसमें जो विभक्ति प्रयोग किया गया है वो बी ऑप्शन यानी कि कह सकते हैं पंचमी विभक्ति प्रयुक्त की गई है। नेक्स्ट है संभूय पद में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे लय प्रत्यय है। अगला प्रश्न है दुष्टः शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 37 नंबर का प्रश्न बी ऑप्शन यहाँ पे दुष् प्लस ताह। अगला प्रश्न है परीक्षा पद में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? परीक्षा पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है?
38 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे परी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। और एक इस यहाँ पे पंक्ति लिखी गई है, तो इस पंक्ति को अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे। यहाँ पे 39 का डी बिल्कुल सही ऑप्शन धनम। और इसी के साथ अगला इसी पंक्ति से ये भी क्वेश्चन बना है, पंडिता का, तो पंडिता जो है वो धनवान पंडिता, यानी धनवान बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पोर्शन पे चलेंगे और अगला पोर्शन साइंस से है। साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भौतिक मात्रा की बात करें तो चुंबकीय प्रवाह का मात्रक क्या होता है? भौतिक मात्रा जो चुंबकीय प्रवाह का मात्रक क्या होगा ये बताइए। फैराडे, वेबर, टेस्ला या फिर हेनरी टेस्ला। 41 ऑप्शन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सभी ऑप्शन आप लोग पढ़िए और बताइए कौन सा सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे वेबर होता है, चुंबकीय प्रवाह का मात्रक हमेशा याद रखिए वेबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जिसको वर्टिब्रेट कहा जाता है, उनकी प्रजाति वो किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, निरेडिया, माफ कीजिए निडेरिया या कार्डेटा। कार्डेटा संघ की स्थापना की बात करते हैं तो यहाँ पे वैफोर ने इसकी जो है स्थापना की है। और इन जीवों में रुधिर बंद वाहिनी में बहता है, जो रुधिर बहता है वो बंद वाहिनी में बहता है, ठीक, ये रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो आते हैं वो कार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं, प्रजाति हैं मतलब। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कपड़े धोने का सोडा क्या होता है? यहाँ पे आप लोग बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं, आज इस प्रश्नों को बता देंगे। और कन्फ्यूज किस प्रकार से होते हैं, कपड़े धोने वाले और खाने वाले सोडे में आप लोग सबसे ज़्यादा धावन सोडा और खाने का सोडा में जो कन्फ्यूजन होती है इसको आप क्लियर कर लीजिएगा आज, इसको कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कपड़े धोने का सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे घरों में जो कपड़े वगैरह या बर्तन वगैरह जो मांजती हैं उनको क्या कहा जाती है, क्या कहा जाता है? बाई कहा जाता है। तो कपड़ा धोना हो गया या फिर कह सकते हैं खाने बनाना हो गया। आप कीजिए, खाने बनाने से मतलब नहीं है यहाँ पे कपड़े धोने, यानी कि आया जो होती हैं, आई बाई जो होती हैं वो सारा काम घर का करती हैं। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट धोने की सोडे से होगा। और वहीं पे सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो खाने वाला सोडा होता है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और इसी को धोने वाले सोडे को ही वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। संभवतः क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपका ये जो है केमिस्ट्री से लिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 वर्ग बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। 18 समूह और 7 वर्ग माफ कीजिए आवर्त होते हैं, ये क्लियर कर लीजिएगा। कभी भी पूछ लेता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने हैं, आवर्त कितने हैं, तो ये 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है ये, लेकिन इसमें दे ही दिया गया है। तो अगला कह रहा है, आगे कह रहा है कि उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे प्रथम समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है, यानी पहले ही समूह में है और चौथे आवर्त में रखा गया है। तो चलिए देखिए, बताइए कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी की बात करें तो 19 जो है इसका आएगा। और इसके नाम की बात करते हैं तो इसको प्रथम समूह के चौथे आवर्त में तो रखा गया है। और 19 जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक जिसका होता है वो पोटेशियम का होता है। किसने का होता है? पोटेशियम का होता है। और वहीं पे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? पैंतालीस का डी बिल्कुल यहाँ पे 5 पाल बिचेल के द्वारा किया गया है। पाल बिंचेल बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आरएनए का संश्लेषण होता है वो किस में होता है? और हाँ एक बात और, यहाँ पे देखिए कृत्रिम हृदय की बात किया गया था। कृत्रिम हृदय को जो है जार्विक 7 के नाम से भी, यानी कि जार्विक 7 कृत्रिम हृदय
के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कृत्रिम हृदय को मतलब जार्विक सेवन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न अक्सर बनता है इसका। हम लोग अगले प्रश्न पे थे। यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण किस में होता है? यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये न्यूक्लियस में होता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम जाति के जो परजीवी हैं वो किसके कारण होते हैं? चलिए कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए और कौन सा सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न हो गया है, 47 का पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन मलेरिया हो जाएगा। इसके वाहक जो मलेरिया के वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, एरोसॉल कैन का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन एरिक रोथिम के द्वारा किया गया है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है, तो कौन सा कार्य नहीं कर पाता है ट्रांसफार्मर, ये बताना है। तो ट्रांसफार्मर सभी कार्य को कर सकता है बट एक कार्य को नहीं कर सकता है, वो कार्य है प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है। तो ये धारा को बढ़ा नहीं सकता है, बाकी सभी कार्य कर सकता है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो डी बिल्कुल एम्पियर प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित के पोर्शन को हम लोग स्किप करेंगे, सभी को पता ही है, हमेशा बताते आ रहे हैं, आज भी बता रहे हैं। इसको जो है हमारे सर के द्वारा अलग से वीडियो पढ़ाया गया है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले पोर्शन की तरफ। पोर्शन आपका है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। और दूसरी बात, यदि आप लोग खुद 20 प्रश्न मैथ के सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करिए, सर्च करने के बाद फॉलो करने के बाद ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से ये हूबहू जैसे ही जो आपको PDF मिल रहा है ऐसे मिलेगा, और वहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जो कारक हैं वो कारक कौन से हैं? तो यहाँ पे स्मॉग, धुआं जिसको कहा जाता है, ठीक है, स्मॉग बिल्कुल सही ऑप्शन, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के इसी के अंतर्गत स्मॉग के अंतर्गत जो है आपका जो है कह सकते हैं कोहरे वगैरह भी जो है आते हैं, ठीक, जो धुंध टाइप दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? समानुपाती कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, या फिर ह्रस्वमान कर। तो इसका बी बिल्कुल यहाँ पे प्रगतिशील कर उसको कहा जाता है, जब भी टैक्स आधार में वृद्धि करके उसके अनुरूप दर को बढ़ा दिया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का विवरण यहाँ नीचे दिया गया है, और इसमें आप मिलान करिए, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर को भी हम लोग देखेंगे। 75 नंबर में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मनाली की। तो मनाली में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? तो मनाली में पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। तो यहाँ देखिए कहाँ पे, तो पत्थर या इसको दूसरे से मिलान कर दीजिए, ये पत्थर या लकड़ी से बनी, ठीक, हाउस बोट। और उसके बाद फिर राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की छाई होती हैं वो होती हैं। तो यहाँ पे इसको चौथे से मिला देंगे। और असम की बात करते हैं तो असम में बांस के खंभों पे बने घर होते हैं, इसको पहले से मिला देंगे। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो है वो पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी से बनी होती हैं, ये होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देखिए ABC का 2 4 1 5 2 4 1 5 कहाँ पे है देखते हैं। 2 4 1 5 यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करें। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, शेख मुबारक, इनके पुत्र थे अबुल फजल। अगला प्रश्न है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिनकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत समानांतर है? ये भी अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कौन सी है? वैगई नदी है, पेरियार है, कृष्णा, कावेरी।
डी बिल्कुल, कावेरी नदी जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर गुजरने वाली नदी है और ये जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वहाँ से ये निकलती है। इसकी ऊंचाई की बात माफ़ कीजिए, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो 1341 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी दूरी की बात करते हैं, टोटल दूरी जो है तो 800 किलोमीटर इसकी दूरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान प्रारंभ की गई? बिल्कुल सही, कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। जो भी ये प्रश्न है उसको तेजी के साथ हम लोग करते आगे बढ़ेंगे। क्लियर, चलिए। और भारत में नागरिक सेवा का जनक भी इन्हीं को ही माना जाता है, ऐसा भी कभी पूछा जा सकता प्रश्न की जो है नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है भारत में, तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है? तो ये स्टेट बैंक जो है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम है, वो भारत का आरबीआई का एजेंट के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे 1985 में इसकी स्थापना होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो है UNEP, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका पूरा नाम है, क्या नाम है? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसको हिंदी में बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको हिंदी में कहा जाता है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1987 में जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जीवन कौशल का, इसमें आप लोग का पहला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? चलिए 81 नंबर का प्रश्न है, कमेंट करके आप लोग आंसर बताएं। आप लोग कमेंट करके आंसर बताते रहें जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे कि हाँ आप लोग लगे हैं। तो इसमें ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि विभेद नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। यही एक जो है प्राथमिक कक्षा के सकारात्मक वातावरण के लिए एक शिक्षक का कार्य होना चाहिए, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, और उसमें कक्षा में जो विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। तो सबसे अच्छा प्रश्नों को जब विद्यार्थियों के साथ करेंगे तो वहाँ पे कक्षा में रुचि बनी रहेगी, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे दिशा में लाएंगे? मतलब अति सक्रिय का मतलब यदि कोई बालक है निष्क्रिय है, मतलब सक्रिय नहीं है, तो उसको कैसे सही दिशा में लाएंगे ये बताना है। ऑप्शन को पढ़िए, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसी कक्षा के कोने में बैठाने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने के लिए काम देंगे। बिल्कुल पकड़ लिए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। यदि आप प्रैक्टिस सेट ऐसे ही करते रहेंगे तो अपने आप क्वेश्चन को ऑप्शन को जैसे ही पढ़ेंगे अपने आप आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए या मानना चाहिए? ऑप्शन पहला सही। यहाँ पे सबसे अच्छा जो है विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, ठीक, जो भी शिक्षक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? तो प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट होने का अर्थ यह है कि कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, तो इसलिए ये विशिष्ट होते हैं अपने आप में। से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार की बात करें तो यहाँ पे इंद्रिय गामक, जिसको संवेदी प्रेरक अवस्था कहा गया है, वो किसके साथ संबंधित है? यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था में बालक किसके साथ रहता है? तो बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। इस अवस्था में वो अनुकरण करता है, दूसरी की बातों को जो कहते हैं उसको सीखता है। नेक्स्ट, स्मृति और मानसिक निरूपण भी होता है। ऑप्शन यहाँ पे पहला ही इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है, यह कथन किसका है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कथन है, ये कथन बताना है। नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ देते हैं। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है
जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण हो जाती है, यानी पूरी हो जाती है। तो पहला ही ये डब्ल्यू एलन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न में लेते हैं। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि कौन सी है? चलिए बताइए, यदि एक क्लास को या शिक्षण को अच्छा बनाना है, आनंदमय बनाना है, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाना है तो उसके लिए सबसे सही क्या होगा? यदि आप एक अध्यापक की कार्यभार को देख रहे हैं तो किस प्रकार से कक्षा को आनंदमय बनाएंगे? खेल गतिविधि प्रविधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पे सी नियमित विद्यालय बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नियमित विषय में उसको विद्यालय में डालना चाहिए और नियमित विद्यालय होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उसके निदान के बाद उन्हें क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे समुचित उपचार, उसका उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है जो अगला पोर्शन है ये बाल मनोविज्ञान का है। इसमें भी 10 प्रश्न हैं। चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं वो कितने हैं? सीखने के, रुचियों के, या फिर चरित्र के, या इन सभी के? तो व्यक्तिगत भिन्नता की जो बात कही गई है ये सभी होते हैं। उनमें सीखने के भी क्षेत्र अलग होते हैं और रुचि और चरित्र ये सभी अलग अलग होते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और इसमें पूछा गया विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के बारे में कौन सा सही नहीं है ये बताइए। तो विकास की विशेषताएं जो होती हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी जाए तो नकारात्मक विकास उत्पन्न होने लगता है। ये इसका तात्पर्य है कि यही खतरा, इसका मतलब प्रत्येक अवस्था के खतरे होने का तात्पर्य यही है। और अगला जो है विकास संस्कृति एवं वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है। दूसरी बात है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। जिस अवस्था में बालक जाएगा या बच्चे जाते हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकास उकसाने, बढ़ावा देने से जो है नहीं होता है। इसमें ये जो मैंने तीनों पढ़ा है ये तीनों सही है। तो यहाँ पे असत्य पूछा गया था, नहीं सत्य नहीं है, तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? आंशिक दृष्टि दोष का तात्पर्य है कि उसको दृष्टि दोष जो है मतलब उसको कम दिखता है। इसमें अगर बालक कक्षा में है तो उसको किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए? तो यहाँ पे सभी प्रकार से उसके पास व्यवहार होना चाहिए। वह पुस्तक को आँखों के निकट लाकर पढ़ता है, ये भी सही है। वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट ना दिखने की शिकायत भी कर सकता है, ये भी सही है। श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोट्स बुक में उतारने में भी उसको दिक्कत होती है, यानी उतार नहीं पाता है। तो ये सभी जो है व्यवहार उसके अंतर्गत हो सकते हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किशोरावस्था सबसे कठिन है मनोविज्ञान के अनुसार। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और इसी अवस्था को तूफानी और जो है तूफानी अवस्था भी कहा गया है। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जो है किशोरावस्था को तूफानी और सबसे जटिल अवस्था किसने कहा है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सीखने का कौन सा सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है? तो ये व्यवहारवादी पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। यही जो है सीखने का सिद्धांत है व्यवहारवादी, जो स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? बी थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर ने किस प्रकार के अधिगम का सिद्धांत दिया है? यहाँ पे पहला ऑप्शन क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसको इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया है, यही आपका क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यानी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता के बारे में पूछा गया जो नहीं है।
तो ये दल समूह में रहने की व्यवस्था, ये दल समूह में नहीं रहते हैं। बाकी अनुकरण की व्यवस्था है, प्रश्न करने की अवस्था भी है और खेलने की भी व्यवस्था है। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की आयु वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, उन्हीं को कमजोर वर्ग के बालक कहा जाता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर का प्रश्न। इसमें समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं युक्तियों के प्रति सजगता विशेषता किसकी है? तो ये विशेषता जो है वो सृजनशील जो बालक है उनकी विशेषता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है समस्याओं को पहचान लेते हैं अपनी योग्यता के आधार पर, और वातावरण का जो दोष है उसको भी कर लेते हैं, और कमियों या रिक्तियाँ जो होती हैं उसके प्रति सजग रहते हैं। कौन से बालक? तो सृजनशील बालक। क्लियर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो सामान्य ज्ञान के साथ साथ करंट अफेयर के प्रश्न इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए लेते हैं, थोड़ा तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीत के हैं, परवीन सुल्तान गायिका हैं, MS गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हैं, या फिर नंदलाल बोस बांसुरी वादक हैं। तो इसमें कुछ नहीं, डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन संभवतः रिपीट हो रहा है, आप लोग, हम बता नहीं रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं, बस हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग देखेंगे कि जब परीक्षा में बैठेंगे कि तो ऐसा लगेगा कि जैसे प्रैक्टिस सेट यहाँ कर रहे हैं वैसे सेम वहाँ भी आपको मिलेगा। तो नंदलाल बोस जो है वो बांसुरी वादक नहीं है, ये प्रसिद्ध चित्रकार है। क्या है? जो है ये चित्रकार हैं एक प्रसिद्ध। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे सही जोड़ा नहीं था, मिलाना था, तो यही नहीं है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? तो पहला ही ग्राहम बेल। तो ये प्रश्न है, सभी को मालूम है, बच्चे वाले प्रश्न है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? ये भी सभी को पता है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। जल प्रबंधन से जो संबंध है उसका हरियाली योजना से संबंधित है। नेक्स्ट, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? ये भी है बच्चों वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो भी 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। अगला प्रश्न है, CAD का असंक्षिप्त रूप कौन सा है? मतलब बड़ा रूप कौन सा है? पूरा नाम CAD। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे इसका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है, और ये भी जो है इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी बिल्कुल सही, ग्राम सभा है। कौन है? ग्राम सभा। इसका तात्पर्य है कि जो ये मनरेगा योजना है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, और इसकी समिति का चुनाव जो होता है वो ग्राम सभा के द्वारा होती है। ठीक, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई थी? यूपी में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है? तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आगरा में किया गया है। ए बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी जी है, और अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो पहला हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इस सम्मेलन में एजेंडा 21 पारित भी किया गया था, और इसकी ये सम्मेलन जो है ब्राज़ील में हुआ था। ये 1992 का सम्मेलन है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसमें मिलान करना है आप लोग को। जैसे एक कलाकार हैं, एक तरफ कला है और दूसरी तरफ कलाकार के नाम हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं ये किससे संबंधित है? तो ये भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी हैं, भारत की अपनी। तो यहाँ पे इसको मिलान कर देंगे, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। यहाँ पे देखिए तीसरे से इसको मिलान कर देंगे, यानी कि ए का तीसरा कहाँ है? ए का तीसरा ए नंबर को तीसरे से मिलाएंगे, यानी सी से। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ए को 3 नंबर से मिलाएंगे। क्या हो रहा है? अच्छा, सबको मिलान कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो बी को मिलान कर देंगे, MS सुब्बुलक्ष्मी। तो यह एक गायक हैं। सुब्बुलक्ष्मी क्या है? एक गायक है। बी को 1 से मिला देंगे।
एक को बी से मिलाएंगे, यहाँ हो गया। चलिए अगला प्रश्न है विष्णु दिगंबर पलुस्कर, सी वाला ऑप्शन जो मिलाएंगे वो सी से ही मिला देंगे। एक मिनट, ये सी क्यों मैं क्या हो रहा है, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये इसको डी से मिलाएंगे तो डी सही है यहाँ पे, चौथे को चौथा, और विष्णु दिगंबर इसको इससे मिला देंगे। ठीक, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इस प्रकार से आप मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा है, मिल नहीं रहा है, यानी कि 3 नंबर का ए कहीं दिखी नहीं, अच्छा यहाँ पे है देखिए, 3 का ए, 4 का डी ठीक है, और 2 का सी, यानी 2 का सी बिल्कुल सही है, और 1 का बी, हाँ ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा सही है, डी ऑप्शन, इस पे मिलान कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, इसमें किस देश में फेसबुक प्रतिबंधित है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर फेसबुक पर प्रतिबंधित है? चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। तो ये तो सभी पता है, चाइना में बैन किया गया है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा चीन। अगला प्रश्न, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास और कृषि से संबंधित था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो भी ऑप्शन, ये भी कृषि से संबंधित था, वहाँ पे भारी उद्योगों के साथ था, यहाँ पे केवल कृषि से संबंधित था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ब्लू बेबी नामक बीमारी जो पीने वाले जल में होता है तो किसके अधिक विद्यमान होने के कारण ये होता है? तो ये नाइट्रेट के कारण होता है। जब नाइट्रेट पानी में अधिक होती तो इसको पीने से ब्लू बेबी नामक बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला है, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया है? तो इसका विनोद धाम के द्वारा किया गया है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो किस देश में थाईलैंड के साथ कोबरा गोल्ड एक प्रतियोजित वार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया है? भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ये किया गया है कोबरा गोल्ड। ध्यान दीजिएगा, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य को किया गया है कोबरा गोल्ड को। अगला, कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो कहाँ का है ये? बुंदेलखंड का है, अवध का है, पूर्वांचल का, रोहिलखंड का है। 15 का पहला ऑप्शन ये बुंदेलखंड का है, कार्तिक एक लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, लोक नृत्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, डांडिया। डांडिया जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। तो है कहाँ का ये? चलिए कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो ये गुजरात से संबंधित लोकप्रिय है। ठीक, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है माफ़ कीजिए, बी ऑप्शन सही होगा, बाकी सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है किस कहाँ का? तो पहला ऑप्शन आगरा मेरठ में। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? 118 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, बीओडी का असंक्षिप्त रूप, यानी बीओडी का पूरा नाम क्या है? सी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बोर्ड मास कहा जाता है। ठीक, बोर्ड मास, बीओडी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान, सभी को पता है, प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। अगला है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये झेलम और सिंधु के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र को ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता माना गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, और इनको सबसे उच्च पद भी मिला है इसमें। इसी के साथ अगला प्रश्न है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो महाकुंभ को सभी को पता है, ये जो है 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और
अर्धकुंभ जो होता है वो 6 वर्षों के अंतराल पर होता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और अगला प्रश्न आपका, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? सभी को पता है, इसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था और मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वर्तमान में, इनके नाम पर रखा गया है। इसी के साथ अगला यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दुलारी कन्या योजना एक चलाई गई है और यह किस राज्य ने इसको शुरू किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ये 26 जनवरी 2017 को 68वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया है और इसमें क्या होगा कि ये जो है 18 वर्ष के बाद राशि इसमें 20,000 रुपया सरकार जमा करा देगी इनके नाम से। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, ये लेखक या लेखिका जो हैं इसके लेखिका या लेखिका कौन है? ये पुस्तक का नाम है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। इसके लेखक के बारे में पूछा गया है या लेखिका के बारे में। तो इसको खुल्लम खुल्ला जो लिखी हैं, अच्छा एक मिनट माफ़ कीजिए, यहाँ पे राम कमल मुखर्जी जो हैं ये इसके लेखक हैं, राम कमल मुखर्जी। वहीं पे बात करते हैं मीना अय्यर की, तो मीना अय्यर ने जो है खुल्लम खुल्ला पुस्तक लिखी है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? रोलिंग प्लान को सभी को पता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है रोलिंग प्लान आई थी। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के लिए टीके का खोज किए थे? 129 का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल चेचक की बीमारी के लिए इन्होंने टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पेरू है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। पेरू ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों के पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी है और यह प्रशांत महासागर के करीब लगभग 6000 बैरल तेल इसमें गिरा हुआ है। ठीक, स्पेन की एनर्जी फार्म रिसोर्स का एक टैंक पेरू में जो है बेंटिनाला रिफाइनरी तेल ले जा रहा था और इस कारण से इस टैंक का नाम जो है, अगर बात करते हैं कभी कभी पूछ भी सकता है इस टैंक का नाम क्या है, तो मारे डोरिकम इस टैंक का नाम भी है, ये भी रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये रीजनिंग से लिया गया है। 5 प्रश्न रीजनिंग के हैं। रीजनिंग के केवल ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग इसको देखिएगा और मिलान करिएगा लगाने के बाद, अन्यथा आप लोग हमारी इसका जो है अलग से प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो 131 की बात करें तो इसमें बी ऑप्शन 6 हो जाएगा। 6 सत्ता रंगी हुई हैं। 132 की बात करते हैं तो 132 में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? जैसे मित्र का संबंध शत्रु से है, उसी प्रकार से नफरत का संबंध किससे हो जाएगा? तो नफरत का संबंध प्यार से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 133 का, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा, इसका अगला जो कर्म पद होगा। और यहाँ पे संख्या बदलना है, इस संख्या का बाइनरी संख्या इस प्रकार से बनेगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 13 का बनेगा। अगला प्रश्न है, भिन्न संख्या समूह का चयन करना है जो अलग अलग हैं, तो यहाँ पर सी अलग अलग है। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर का प्रश्न आ गया है, 5 प्रश्न में भी है। ब्लॉग शब्द 2 शब्दों का संयोजन है, तो कौन कौन से 2 शब्दों से ब्लॉग बनता है? तो पहला ही वेब और लॉग से ब्लॉग बनता है। नेक्स्ट है HTTP का पूरा नाम, ये भी जी है, सभी को पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहा जाता है? जब मोबाइल के जरिए किसी धनराशि को भेजा जाता है या कहीं पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है इधर उधर, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको IMPS कहा जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन, IMPS। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में जो प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना देता है उसे क्या कहा जाता है?
तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन, उसको URL कहा जाता है। क्या? URL कहा जाता है। और URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको भी याद कर लीजिए, कभी कभी URL का पूरा नाम भी पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? बहुत अच्छे, 32 बिट्स होते हैं। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला पोर्शन जो स्टार्ट होगा वो कौशल विकास, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि से है। इसमें मौलिक अधिकार क्या होता है ये पूछा गया है। चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो यहाँ पे आपातकाल की स्थिति में जो निलंबित किए जा सकें वही आपके मौलिक अधिकार होते हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, बाकी सभी गलत हैं इसमें। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी बिल्कुल सही होगा। 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो भी बालक हैं उनके लिए सभी निःशुल्क शिक्षा के अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन शिक्षण के बारे में असत्य है यानी गलत कह रहा है? 143 का डी ऑप्शन सही होगा, शिक्षण अनुवेशन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यावसायिक आचरण नीति का संबंध किससे है? तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, नैतिकता से है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, दंड वह साधन है जो अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना को संबंधित करके उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन थॉम्सन का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्य कौन सा है? प्रजातंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, न्याय है या सभी है? तो सभी को पता है संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित मूल्य हैं, यहाँ पे हम और अन्य चीज़ों को भी बता दें आप लोग को। प्रजातंत्र तो है ही, साथ साथ धर्मनिरपेक्षता भी है और न्याय भी है आपका। लेकिन यहीं पे सहिष्णुता भी है और अभिव्यक्ति भी है, विचार समाजवाद ये सभी भी आपके अलग से हैं। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? तो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है कि विचारों का आदान प्रदान करना। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। आप अपने विचार उनसे कहिए और विद्यार्थी अपने विचार आपसे कहें, यदि एक आप अध्यापक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं तो। ठीक, तो यही है आपका विचारों का आदान प्रदान। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उत्तम कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो डी बिल्कुल उपरोक्त सभी करना चाहिए। छात्रों की प्रकृति जिज्ञासा का भी पोषण करना चाहिए, छात्रों के पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, छात्रों को वैश्विक परिस्थितियां हैं उनमें सम्मिलित करता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सबसे अधिक उपयोगिता यह है कि उन्हें उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, ये दुनियादारी में बन जाते हैं, दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, मतलब वृद्धि होती है। ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, शामपट को साफ करना चाहिए, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। कोई भी शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले शिक्षक को चाहिए कि उन्हें पहले पढ़ने के मूड में बनाएं। ठीक, यानी कि छात्रों का मानसिक रूप से तैयार करें पढ़ने के लिए। तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ यहाँ पे हम लोग जो है आपका 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। और इसमें अगर 20 प्रश्न गणित का छोड़ दिया जाए तो आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जो भी हमारे साथी नए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट कर लें। जैसा भी होगा अपना रिस्पॉन्स जरूर बताएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बनी रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।